नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर्स की PYQ सीरीज़ का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पानी में बर्फ़ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना हिस्सा जो है बर्फ़ पानी की सतह से ऊपर रहता है बर्फ़ का? तो ये होता है 1/9 भाग। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, बर्फ़ का जो आयतन होता है पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, इसलिए पानी पर तैरती है। तैरते वक्त लगभग बर्फ़ का 1/10 भाग पानी के ऊपर बाहर रहता है। प्याले में रखी बर्फ़ के पिघलने पर प्याले के पानी के तल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि बर्फ़ के दो टुकड़ों को एक साथ मिला दे तो एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ़ में नमक मिलाने पर इसका गलनांक बढ़ जाता है, इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता करते हैं। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ़ जो है देर से जमती है। ठीक है, अगर हम पानी के अंदर नमक मिला देते हैं तो देर से जमती है बर्फ़। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण की किस विधि के द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो सूर्य है उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है? तो ये है विकिरण के द्वारा। याद रखिए, विकिरण के द्वारा पहुंचता है प्रकाश। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्ध्य के रूप में आता है। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप यानी इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को जो प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? आगामी सौर विकिरण कहेंगे या छोटे रूप में सूर्यातप कहेंगे। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पहाड़ पर जो व्यक्ति चढ़ता है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों? स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सामान्य मैदान में चलने वाला जो है गुरुत्व केंद्र चलने की दिशा में बदलता रहता है, लेकिन ये संतुलित अवस्था में इधर उधर विचलित नहीं होता। जब हम मैदान की अपेक्षा पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारा गुरुत्व केंद्र आगे की ओर बढ़ जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें भी आगे की ओर झुकना पड़ता है, अन्यथा हम संतुलन खोकर गिर सकते हैं। तो गुरुत्व केंद्र जो है शिफ्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति आगे की तरफ मतलब पहाड़ पर चल रहा है तो उसका गुरुत्व केंद्र आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए व्यक्ति को आगे की तरफ झुकना पड़ेगा। मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का क्या कारण है? मिट्टी का घड़ा ठंडा हो जाता है, उसका कारण है वाष्पन। वाष्पन के कारण जो है मिट्टी का घड़ा ठंडा हो जाता है। तो निरंतर इसके अंदर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाष्पीकरण लगातार इसके अंदर होता रहेगा, और इसके द्वारा वाष्पीकरण जब होगा तो ऊर्जा भी नष्ट होगी, और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो कण है वो आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या हो जाती है? शीतलता आ जाती है। नेक्स्ट है, रक्त हिम घटना होती है। रक्त हिम घटना क्यों होती है? तो ये होती है एक शैवाल के कारण। रक्त हिम घटना क्यों होती है? शैवाल के कारण। हरे शैवाल की विभिन्न प्रजातियां जिनमें लाल सहित विभिन्न रंजकताएं यानी क्लेमाइडोमोनस निवालिस एक कोशिकीय लाल रंग का संश्लेषक होती है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से गुजरते हुए बर्फ को लाल रंग के दाग देती है। इसे ही रक्त हिम घटना का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, विसरण धारा क्या है? विसरण धारा के बारे में पूछा है। तो ये विसरण धारा है आवेश की उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति को क्या कहते हैं? विसरण धारा कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड कहते हैं। जैसे ये है, ये डायोड है, ये तो पी है और ये एन है। ठीक है, तो पी एन संधि में एन भाग में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा होती है, तो एन की साइड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पी की साइड में जो है होल्स ज़्यादा होंगे। पी भाग में होल की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण एन भाग में इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर विसरित होते हैं, यानी डिफ्यूज होते हैं। इसका मतलब एन से लेके पी की तरफ।
वे हॉल पी भाग से एन भाग की ओर विसरित होते हैं। इस विसरण से पी एन संधि से धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इस कारण गर्मियों के अंदर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। सफ़ेद कपड़े परावर्तक होते हैं तो अवशोषित नहीं करने के कारण गर्मी कम लगती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? ये जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण भोजन जल्दी पकता है। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। अगला है, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश पड़ने डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो साबुन का बुलबुला है, उस पर सफ़ेद प्रकाश डालने से जो है उस पर रंग दिखाई देते हैं, तो ये व्यतिकरण के कारण होता है इस तरीके का। तो साबुन के बुलबुलों पर सफ़ेद प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब सफ़ेद प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों पर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कला में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण के कारण जो है रंग दिखाई देते हैं साबुन के बुलबुले में। अगला, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर को हम फेंकेंगे तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस तरीके की होगी? ठीक है, मान लो ये तालाब है, इसके अंदर हमने पत्थर फेंका है, तो जल के पृष्ठ पर जो तरंगे उठती है वो किस तरीके की होती है? तो ये दोनों तरीके की होती है। आपने देखा होगा इस तरीके की भी होती है, ठीक है, गोल गोल वृत्ताकार, लेकिन ये आगे बढ़ते हुए क्रम में भी रहती है। तो दोनों तरीके की तरंगे हो गई, एक तो अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, यदि शांत जल में कोई भी पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहाँ पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न तरंग को गति की दिशा जो है माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में, ठीक है, अनुदैर्ध्य, और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत यानी अनुप्रस्थ होती है। तो जब भी कंपन अगर माध्यम के कणों की दिशा में होगा, ठीक है, दिशा में होगा, तो वो हो जाएगी अनुदैर्ध्य तरंग, और जब लंबवत होगा तो वो हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। तो तालाब के अंदर पत्थर फेंकने पर दोनों तरह की तरंगे ही उत्पन्न होती है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी के अंदर डूब जाती है? तो इसका कारण है लोहे का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, पानी से ज़्यादा होता है और पारे से कम होता है। यानी पारे का घनत्व सर्वाधिक होता है, उससे कम होता है लोहे का, उससे भी कम होता है पानी का। ठीक है, तो लोहे का घनत्व आप देख सकते हैं 7/8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। पारे का घनत्व है 13/6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। लोहे की कील को पानी का घनत्व है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसके अंदर हम डुबाएंगे तो इसके द्वारा जो विस्थापित पानी का भार कील के भार से कम होता है। यानी कि लोहा जितने पानी को विस्थापित करेगा वो कील के भार से कम होगा। तो पानी को चूंकि ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है कील डूब जाएगी। परंतु उसी कील को जब हम पारे में डुबेंगे तो उसके द्वारा जो विस्थापित पारे का भार है कील के भार से अधिक होता है, इसलिए कील पानी में तैरती है। अगला, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है तेज हवा वाली रात्रि के अंदर? क्योंकि वाष्पीकरण की दर इसके अंदर तेज होती है। ठीक है, वाष्पीकरण जब तेज होगा मतलब ज़्यादा जो वाष्प है वो भाप बनकर उड़ेगी, उसके कारण जो है ओस नहीं बन पाएगी। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के व्यवहारिक उदाहरण की बात करते हैं। बरसात के दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यही कारण है कि गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी, बरसात में देर से सूखते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है बरसात के दिनों में, तो इसके कारण वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण कम होने के कारण जो है कपड़े देर से सूखेंगे बरसात में।
सुराही में रखा पानी उसके सूक्ष्म छिद्रों से बाहर इसी के कारण आता है, वाष्पीकरण के कारण ही आता है। पंखे के चलने पर हमें शीतलता का अनुभव होता है, ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। यदि थोड़ी सी इस ईथर की मात्रा हथेली पर हम रख दें तो यह हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण हथेली को ठंडक महसूस होती है। तो हथेली को ठंडक महसूस होने का काम हो, यह सुराही से पानी सूक्ष्म छिद्रों से बाहर निकलने का कार्य हो, या पंखा चलने पर शीतलता अनुभव होने का कार्य हो, ये सब जो है वाष्पीकरण के उदाहरण है, ये याद रखने हैं। अगला है भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से जो है हाथ ज़्यादा जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। तो लेटेंट हीट होने के कारण भाप से जो है हाथ ज़्यादा जलेगा आपका, अगर उबलते पानी की अपेक्षा। जब उबलता हुआ जल हमारे शरीर में गिरता है तो उस स्थान की त्वचा जल से ऊष्मा को लेती है। चूंकि त्वचा ऊष्मा की कुचालक है, अतः ली गई ऊष्मा पूरे शरीर में न जाकर उसी स्थान पर बनी रहती है, जिससे उस स्थान का ताप अन्य स्थानों की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है और जलन उत्पन्न होती है। जब भाप हमारे शरीर की त्वचा के संपर्क में आती है तो वह पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में बदलती है। इस क्रिया में प्रति 1 ग्राम भाप से 536 कैलोरी जो है ऊष्मा निकलती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह ऊष्मा उबलते हुए जल में नहीं होती है। भाप की इस अतिरिक्त यानी गुप्त ऊष्मा के कारण ही बहुत अधिक जलन होती है, अतः उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जो है अधिक जलन पैदा होती है। अगला है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छत के ऊपर जो बहने वाले उच्च वेग की वायु है छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, ठीक है। अगर आंधी आएगी, जैसे ही आंधी आएगी तो हाई वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे ये टीन है हमारी, तो टीन से ऊपर अगर आंधी आ रही है यहाँ पर, तो हवा का दबाव यहाँ पर कम हो जाएगा। जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी यानी वेग बढ़ेगा तो वहाँ पर दाब कम हो जाएगा। दाब कम होने के कारण, ठीक है, दाब उत्पन्न कर देती है, तो सतह के नीचे जो है दाब सामान्य रहता है। तो इसके कारण दाब ऊपर बढ़ जाएगा तो नीचे सामान्य रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जो है टीन ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। तो छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। इसके कारण जो है छतें उड़ जाती है। बर्नौलीज के प्रिंसिपल देखिए, तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, ठीक है, दाब कम हो जाएगा। जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर की वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फलतः टीन की छतें उड़कर दूर जा गिरती है। तो ऊपर जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी यानी वेग बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, तो नीचे दाब अधिक हो जाएगा, तो इसके कारण उड़ जाती है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग जो है नियत रहता है। इसी कारण तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है। अगला है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, वो जो बर्फ़ के टुकड़े आपस में जो है चिपक जाते हैं, ठीक है। दाब ज़्यादा होगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा। बर्फ़ के जब दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है तो उनका गलनांक कम हो जाता है, उनके बीच पानी की एक परत तैयार हो जाती है। बाद में जब दबाव हटाया जाता है तो पानी की यही परत जम जाती है। यही कारण है कि दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दो टुकड़ों को अपन मिलाएंगे और उन पर दबाव डालेंगे तो एक पानी की परत नीचे बीच में जो है बन जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, गलनांक कम हो जाता है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो विद्युत धारा एक इसके अंदर अदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रक और दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण जैसे वेग है, मतलब दो चीज़ें रहती है जिसके सदिश राशियों में दो रहती है, एक तो मात्रक रहता है और एक दिशा रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण देखिए, वेग है, फोर्स यानी बल है, संवेग है,
त्वरण है, विस्थापन है, प्रवणता है, भार, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आदि जो है सदिश राशियां हैं। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है यानी दिशा नहीं रहती है उनको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो जैसे चाल, प्रतिरोध, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, ऊर्जा, शक्ति, समय, गति, घनत्व, क्षेत्रफल और विद्युत धारा, ये सारे क्या है? अदिश राशियों के उदाहरण है। अब इनमें से सदिश राशि पहचाननी है कौन सी है। सदिश राशि इसके अंदर P बरोबर mv यानी संवेग है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो प्रतिरोध नहीं है। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? तो चिकित्सा शाखा के अंतर्गत अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो वाघभट्ट ने की थी। तो अष्टांग हृदय आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? वाघभट्ट है। इस ग्रंथ में औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों का समावेश है। वाघभट्ट ने अपने विवेक से अनेक प्रसंगोचित विषयों का प्रस्तुत ग्रंथ में समावेश किया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता अष्टांग हृदय को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वृहत्तरई कहते हैं। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है। अगला है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है आइजैक न्यूटन की। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने लिखी है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। तो आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था सन 1642 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के वुल्सथार्पे नामक शहर के अंदर। न्यूटन ने दी प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक महान ग्रंथ की रचना की है। तो ये ग्रंथ का नाम याद रखिए, क्या है? द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उन्होंने गति के तीनों नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया है जो केपलर के ग्रह गति के तीनों नियमों की विधिवत व्याख्या करते हैं। अतः सन 1704 में न्यूटन ने एक अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ ऑप्टिक्स प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने अपने प्रकाश और वर्ण संबंधी कार्य का सार प्रस्तुत किया है। तो 1642 के अंदर तो इन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका ग्रंथ लिखा है और 1704 के अंदर इन्होंने ऑप्टिक्स प्रकाशित किया है। पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है? तो पाई का जो है मान का परिकलन किसने किया है? तो ये आर्यभट्ट ने किया है बोधायन ने। ठीक है, तो बोधायन ने जो है पाई के मान का परिकलन किया है। पाई का मतलब 3.14। तो पाई का मान का परिकलन सर्वप्रथम जो है बोधायन ने किया था और पाई का मान 3.14 आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम अवगत करवाया था। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? ठीक है, जो सर्दी है, सर्दी की रात में ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बाइफोकल जो लेंस है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार 1784 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाइफोकल लेंस जो है दो अलग अलग ऑप्टिकल शक्तियों यानी दूरदृष्टि और निकट दृष्टि के साथ बना हुआ एक लेंस होता है। यानी दूरदृष्टि और निकट दृष्टि के लिए जो लेंस बना होता है उसको हम कहते हैं बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट, समुद्र विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो समुद्र विज्ञान के जनक है मैथ्यू मोरे। ठीक है, एम से याद रख लिए, समुद्र विज्ञान के जनक, मरीन से याद रखिए मैथ्यू मोरे। तो विज्ञान के जनक जो है मैथ्यू मोरे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर यूजिस लफॉन्ड को भारत में आधुनिक समुद्र विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो तापमान और आयतन दोनों के अंदर वृद्धि हो जाती है। स्थिर दाब पर जब हम गर्म करेंगे किसी गैस को, तो जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी गैस का दाब स्थिर रखा जाए तो उसका तापमान बढ़ाने में उसका आयतन बढ़ जाता है। इसे गैस का तापीय प्रसार कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव की डायमेंशन बतानी है, विमीय सूत्र बताना है पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव देखिए, इसका फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। ठीक है, बल बटा लंबाई को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसकी विमा देखिए क्या होती है?
m1 बल की विमा होती है m1 L1 T-2, लंबाई की विमा होती है L1, तो आपके पृष्ठ तनाव की जो है विमा हो जाएगी m1 L0 T-2। नेक्स्ट वायुमंडल के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल का जो इंजन है इसकी प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापनी है, तो इसके लिए कौन सा उपकरण काम लेंगे? तो इसके लिए हम लेंगे टैंकोमीटर। ठीक है, तो टैंकोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि वैद्युनिक मीटर की घूर्णीय गति और वाहन की घूर्णीय गति को मापता है। इसमें वायुयान व मोटर बोटों की गति इसके द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है घर्षण गुणांक की विमाएं बतानी क्या है? तो ये घर्षण गुणांक विमाहीन होता है। तो घर्षण गुणांक क्या होता है? दो बलों का अनुपात होता है। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ़ का गलनांक घट जाता है दाब को बढ़ाने पर। ठीक है, जैसे ही हम दाब को बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आयतन दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है और पानी की मात्रा बर्फ़ से घट जाती है। अगला है पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से तो आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है पुनेट वर्ग से। पुनेट वर्ग एक वर्ग आरेख है जिसका उपयोग किसी विशेष क्रॉस या प्रजनन प्रयोग के जीनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसका नाम रेजिनाल्ड सी पुनेट के नाम पर रखा गया है। 1905 में जो है दृष्टिकोण तैयार किया था इन्होंने। द्रव के आयतन का मात्रक बताना क्या है? तो द्रव का आयतन हम लीटर के अंदर नापते हैं। ठीक है, तो द्रव के आयतन को उसके द्वारा लिए गए स्थान या पात्र की तरल पदार्थ की क्षमता के द्वारा समझा जा सकता है। इसे लीटर के अंदर मापा जाता है और इसकी विमा जो है ये होती है m0 L3 T0। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तेल के पानी में घुलने का कारण क्या है? नहीं घुलने का कारण क्या है? तो तेल के अणु जो है पानी से बड़े होने के कारण जो है तेल पानी में नहीं घुलता है। तो पानी में वे पदार्थ नहीं घुलते हैं जिनके अणुओं की संरचना में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तेल के अणु जो है पानी पे तैरते रहते हैं क्योंकि पानी और तेल के अणुओं के बीच का आकर्षण बल तेल के अणुओं के आकर्षण बल से कम होता है। ठीक है, तो जो तेल है उसके अंदर जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है पानी के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से। अतः तेल जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में तैरता रहता है और पानी में नहीं घुलता है ये। मरुस्थल के अंदर मृग तृष्णा में निर्माण का कारण क्या है? तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटने के कारण मृग तृष्णा का कंसेप्ट आता है। तो याद रखिए मृग तृष्णा किसके कारण होती है? अपवर्तनांक घटने के कारण। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाता है। वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक पानी की सतह से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि जब करेंगे तो घट जाता है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो मई 31 को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला है विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। भौतिक राशि इधर दे रखी है, लेंस की क्षमता है, तार का प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है, विद्युत ऊर्जा है, और इधर इनके मात्रक दे रखे हैं। वोल्ट एम्पियर है, किलोवाट घंटा है, डायोप्टर है, वोल्ट एम्पियर है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके अंदर पहले में 3 है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। तार का प्रतिरोध हम किस में मापते हैं? ठीक है, तार का प्रतिरोध अपन को मापना है तो वोल्ट एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है? V/I। तो I को हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स। विद्युत शक्ति को अपन किस में मापते हैं? विद्युत शक्ति को अपन मापते हैं वोल्ट एम्पियर के अंदर, और विद्युत ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटे के अंदर। महत्वपूर्ण मात्रक दे रखें। देखो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितने मीटर होते हैं?
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये डाटा याद रखना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक के अंदर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये याद रखना है कि एक जो प्रकाश वर्ष है उसके अंदर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं और एक पारसेक के अंदर होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पारसेक है। खगोलीय मात्रक, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो दूरी का मात्रक है और पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी के बराबर होता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर। हॉर्स पावर आ गई, तो हॉर्स पावर किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, यानी 746 जूल पर सेकंड होते हैं। क्यूरी की बात करें तो रेडियो एक्टिवता के मात्रक है क्यूरी, और एक क्यूरी जो है ये बराबर होता है 3 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड के बराबर। तो ये देखिए मापन के मात्रक कौन कौन से हैं। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। कैलोरी जो है ऊष्मा की मात्रा का मात्रक है। बैल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो बैल जो है ये एक बैल कितने डेसिबल के बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर, ये भी याद रखिए। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। वाट शक्ति का है। पॉइज श्यानता का मात्रक है। रेड जो है विकिरण का मात्रक है। न्यूटन या डाइन बल का मात्रक है। विभवांतर वोल्ट का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। डेसिबल जो है बैल का ये 10वां भाग है, ठीक है। तो एक डेसिबल में 1/10 बैल होते हैं। ये भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है दोनों। फैरेड जो है विद्युत धारिता का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। क्यूरी रेडियो एक्टिविता का मात्रक है। सेक्सटेंट जो है पिंडों की कोणीय दूरी का मात्रक है, ठीक है। कोणीय दूरी का मात्रक क्या है, सेक्सटेंट। इसके बाद में प्रदीपन तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर है। अब देखिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दे रखे हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कणाद पहले वैज्ञानिक है कणाद, तो वैशेषिक दर्शन के रचयिता है कणाद। इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया था। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया है, कणाद ने। दूसरे है चरक, तो महान आयुर्वेद चिकित्सक है ये चरक। और कनिष्क जो है इसके राज्य वैद्य थे ये। चरक संहिता के लेखक भी है। इन्होंने पाचन उपाचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी है। चरक शब्द का अर्थ है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा जाता है, ठीक है। तो पैदल चलते थे। चरक संहिता लगभग 20 शताब्दी पहले इनके द्वारा रचा गया ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा के अंदर है चरक संहिता। उन्होंने इसमें शरीर रचना, रोग और उनकी चिकित्सा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो आयुर्वेद वैज्ञानिक है कौन, चरक। नेक्स्ट है धन्वंतरी, तो महान आयुर्वेदाचार्य हुए हैं धन्वंतरी। नेक्स्ट है सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक है सुश्रुत। विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। वे प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने धन्वंतरी के आश्रम में प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था। लगभग 26 शताब्दी पहले ही उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन, आपूर्ति दोष और प्लास्टिक सर्जरी जैसी चिकित्सकीय क्रियाओं का ज्ञान दुनिया को करवाया था। तो शल्य चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। अगले है भास्कराचार्य, तो सिद्धांत शिरोमणि यानी गणित और नक्षत्र शास्त्र की विवेचना के रचयिता है भास्कराचार्य। अगले है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 के अंदर तमिलनाडु के त्रिचिपल्ली शहर के अंदर। 19 वर्ष की अल्प आयु में भारत सरकार के द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखपाल नियुक्त किए गए थे ये। डॉक्टर रमन के द्वारा खोजे गए विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकीर्णन के कारण उसकी आवृत्ति बदल जाती है। उनके सम्मान एवं रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो सीवी रमन के सम्मान के अंदर जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। अगले वैज्ञानिक है महत्वपूर्ण हरगोविंद खुराना। चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम जीन के विश्लेषण के लिए 1968 के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, ठीक है।
हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो भौतिकी के अंदर चंद्रशेखर लिमिट का सिद्धांत इन्होंने दिया है और सितारों की आकृति और उत्पत्ति पर इन्होंने शोध की है। 1983 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन। तो रसायन के अंदर 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं ये। राइबोसोम की संरचना और कार्यविधि पर शोध के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया था। डॉक्टर होमी भामिर जहांगीर भाभा, इनका जन्म हुआ है 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में। ये परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो परमाणु शक्ति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके निर्देशन के रिएक्टरों जैसे अप्सरा है, साइरस है, जर्लिना आदि की स्थापना हुई थी इनके निर्देशन में। उन्होंने अंतरिक्ष किरणों में मैसोन की खोज की है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैसोन की खोज किसने की है? डॉक्टर होमी भामिर जहांगीर भाभा ने। भारत के परमाणु विज्ञान में के योगदान के लिए उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाने पर 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क रखा गया था। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र बसु बोस। तो बेतार के तार का आविष्कार मार्कोनी से पहले किया था इन्होंने और क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया है। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पौधों में भी संवेदनाएं होती है। तो ये किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्म सिद्धांत जो है ग्रंथ की रचना की है ब्रह्मगुप्त ने। न्यूटन से कई शताब्दी पूर्व यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सभी कक्षाओं को अपनी ओर खींचती है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की और पाई का मान 3.14 बताया था आर्यभट्ट ने। उन्होंने पृथ्वी को के अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमने सूर्य चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है वराह मिहिर। तो ये खगोल शास्त्री है। इन्होंने उज्जैन में रहकर पृथ्वी को जो है देशांतर तैयार किया था। इनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ है लघु जातक, वृहद जातक, वृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका आदि है। इनका ग्रंथ वृहद संहिता जो है शरीर, वनस्पति, गणित, धातु, ज्योतिष सब प्रकार की सूचनाओं के लिए विश्वकोश माना जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है नागार्जुन। तो बौद्ध विज्ञान, धातु और रसायन विज्ञान के ज्ञाता है। नागार्जुन ने पारे से भस्म बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया है। तो पारे से भस्म किसने बनाई है? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने रस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार भी किया है। ठीक है। तो केमिकल जो रस है इनके मामले में नागार्जुन है फेमस। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है मेघनाथ साहा। भौतिक विज्ञानी थे ये। इन्होंने अपने कार्य में खगोलीय विज्ञान को प्रमुख आधार बताया है। डॉक्टर साहा के अनुसार उच्च ताप तत्वों के आयनीकरण से वायुमंडल में तापमान का वितरण होता है। कलकत्ता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की उन्होंने, जिसे अब साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। ये वनस्पति विज्ञानी थे और इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर के अंदर हुआ था। इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया था। भ्रूण विज्ञान एवं पादप क्रिया विज्ञान के मिश्रण से फूलों के विभिन्न भागों में कृत्रिम पोषण के द्वारा वृद्धिकरण में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। 2 अगस्त 1861 को बंगाल के फुलना जिले के ररोली कतिपरा नामक गांव में जन्मे थे ये। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय रसायन वैज्ञानिक थे ये। ठीक है। इन्होंने अल्प पूंजी में अनेक औषधियाँ तैयार की थी। नेक्स्ट डॉक्टर HN सेठना। तो प्रथम भारतीय परमाणु परीक्षण के प्रणेता है ये HN सेठना। विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। इसरो की स्थापना की थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं इनको। और डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी कस्बे के अंदर हुआ 15 अक्टूबर 1961 को। इसरो एवं DRDO में कार्य करते हुए देश के अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी इन्होंने। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश और अग्नि जैसी मिसाइलें इन्हीं के नेतृत्व में विकसित हुई थी। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में 1998 में पोखरण में जो है परमाणु विस्फोट का सफल परीक्षण किया गया था। उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण,
1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली। तो बॉम्बे के सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को ये जन्मे थे और बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। भारत के जो है प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने पक्षियों पर अध्ययन किया था। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। इनका मुख्य योगदान जो है भरतपुर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क की स्थापना में रहा है। 1976 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1990 में भारत सरकार के द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री यानी सैकॉन को स्थापित किया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हम मानव शरीर के बारे में डिस्कस करेंगे।